हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जाते हैं, जो कि सी टेट हो एम पी टेट सभी के। लेकिन अभी फ़िलहाल में सी टेट के चल रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर के पेपर, यानी सी टेट पेपर 2 के चल रहे हैं और 1 के लिए हिंदी पेडागोजी भी अवेलेबल है, ईवीएस भी चल रही है। अगर आप सभी का ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो ईवीएस पूरी करवा दी जाएगी, लेकिन सीटेट पेपर 2 सभी चल रहे हैं, तो आप सभी जाकर चेकआउट कीजिए। प्ले लिस्ट में नंबर वाइज क्लासेस डली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि 15 क्वेश्चन हो चुके थे। अब 16 से आगे चलें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता है, जो भी रह जाते हैं वो अगली क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए सभी शुरुआती से देखिए जाकर प्ले लिस्ट में, क्योंकि बहुत हेल्पफुल क्लासें हैं और इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2011 से 2024 तक के सभी पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज है पेडागोजी यानी बाल विकास के क्वेश्चंस। तो शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है। और हाँ, जो नए आए हुए हैं चैनल पर, वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक लाइक सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस और सभी को शेयर। तो चलो, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है। तो समता का सिद्धांत, या समानुभूति की संस्कृति, या अगम्य इमारतें, या मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया। तो जो शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा है वो है, उसमें दिशा में बाधक है। कौन सा बाधक है? तो अगम्य इमारतें। कौन हो जाएगा? अगम्य इमारतें, यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के विरुद्ध जाता है। कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के विरुद्ध जाता है। तो अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देना, या सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, या फिर कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, या विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, कि कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, क्योंकि ये विरुद्ध जा रहा है इसलिए। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है। तो शौलीनता, या वाच्य विकल्प, या गतिक दिव्यांगता, या नेत्रहीनता। तो सीधे तौर पर दिव्यांगता में सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है, वो हो जाएगी शौलीनता। क्या जुड़ी? शौलीनता, यानी फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, या घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कलानकों का उपयोग करना, या कक्षा में ओंठ पड़ने की स्थिति को बढ़ाना, या शिक्षक के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। तो राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना, यानी फोर्थ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए, ये देखना है ऑप्शन है। तो स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति देना, या स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना, या फिर सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, या उन्नत पूरक पठन सामग्री का उपयोग करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि शिक्षक को किस गतिविधि से, यानी शिक्षक को किस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किससे बचना चाहिए। तो वो तीसरा है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करने से बचना चाहिए, यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम कथन पढ़ेंगे और कार्ड पे आंसर देंगे। तो एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के लिए अवसर देने चाहिए, या कार्ड सीखे गए संप्रदायों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। तो हमारा व्याख्या कर रहा है या नहीं, सही है या नहीं, तो देखते हैं। देखो, दोनों तो पहली बात सही है हमारे, और RA की व्याख्या भी सही कर रहा है, यानी हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा कि RA की व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही भी हैं। फिर आगे देखते हैं। तो
एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करने से, या जो समझ में नहीं आता उसे पहचानने से, या उत्तरों का सहज अनुमान लगाने से, या आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण से बचना चाहिए। तो एक शिक्षिका को किससे बचना चाहिए? वो है हमारा पहला राइट आंसर है, उसे बचना चाहिए त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करने से। शिक्षिका अपने बच्चों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इसलिए उसको पहला ही राइट आंसर है, इससे बचना चाहिए। फिर है आगे, तो विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए अनुबंधित करना, या विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना, या अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सीखने के कार्यों को अबोधगम्य बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना, यानी दूसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है कब हो जाता है? जब नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए, या विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है, या विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं, या विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती हैं। तो सीखना प्रभावी या प्रासंगिक हो जाता है जब विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो जाते हैं। राइट, तो तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम सब जानते हैं जब हम अर्थ को अच्छे से समझने लगते हैं तब हम सीखने के लिए बहुत सही माने जाते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? तो पाइथागोरस परिमेय बताइए, या भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताइए, या साइकिल कैसे चलाई जाती है, या गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है, वह है हमारा साइकिल कैसे चलाई जाती है। साइकिल कैसे चलाई जाती है, ये बेस्ट उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अधिसंज्ञान के बारे में। अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है। अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। अधिसंज्ञान और अधिगम को नियमित करता है। अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है अधिसंज्ञान के बारे में। तो दूसरा सही नहीं है कि अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। क्या अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है? ये सही नहीं है, यानी हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा इसके अनुसार। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है? तो चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, या लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, या कई संभावित समाधानों की खोज करना, या सामग्री के पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता। तो जो कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है वो डालता है फोर्थ, यानी सामग्री के पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता, यानी फोर्थ ही हमारा राइट आंसर था। फिर है आगे तो देखते हैं कि वैकल्प अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा निराधार होती हैं और शिक्षकों द्वारा इन्हें
अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए, या वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्य स्तरता करने में सार्थक है, या वैकल्पिक अवधारणाएं वैचारिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाती, या वैकल्पिक अवधारणा केवल उन्हीं बच्चों के लिए बनाती है। केवल आ गया तो ये तो वैसे ही गलत है। तो चलो आंसर देखते हैं सीधा सीधा। तो वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो दूसरा सही नहीं है कि वैकल्पिक अवधारणा बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है, यानी दूसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिनियम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो जिज्ञासा संवेग, या आनंद, या निराशा, या गौरव। तो वो करता है कौन सा संवेग नकारात्मक रूप से प्रभावित, तो वो करता है निराशा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी आशावादी हैं, लेकिन निराशा हमें प्रभावित नकारात्मक रूप से करता है यह अधिनियम। तो हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। फिर है हमारा आगे, तो किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है। तो स्थिर गैर नियंत्रण, या अस्थिर नियंत्रणीय, या आंतरिक नियंत्रणीय, या आंतरिक अस्थिर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चनों के अनुसार संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है, वो है पहला कि स्थिर गैर नियंत्रण, यानी पहला ही हमारा राइट आंसर है। और इस प्रकार से हमारे आज यहाँ पर होती है क्लास समाप्त। और जिसने इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर। बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं ये सभी के लिए, क्योंकि इसमें संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, जो कि सभी के पेपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, वो भी टीचिंग लेवल की क्लासेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।